ठीक है। तो वो जो UMV वाला क्वेश्चन था थीटा स्क्वायर का ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, वो हमने आज 6 to 7 में डिस्कस किया है, आप लोग देख सकते हो। तो वहां पे ये कंक्लूजन था कि ये यूनिफॉर्म डिस्क्रीट नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो x1 गिवन x1 प्लस x2, सो लेट x1 x2 xn जो है ये IID ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दिस इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड है ना, दिस विल बी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, ठीक है ना। बट ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म नहीं होगा, जो अजम्पशन हम लोग लास्ट क्लास में है ना ले रहे थे। सो इसलिए आंसर बता रहा था। तो समेशन xi फ्रॉम 1 to n, तो ये इन जनरल ये सिर्फ 2 है तब ऐसा होगा, ये है ना स्टैंडर्ड डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ऑन सेट। अब ज्योमेट्रिक जो भी है, अगर ज्योमेट्रिक मेरा है q की पावर x इंटू p वाला, तो उसके लिए 0 1 2 डॉट 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 है ना, ये t तक आएगा, तो ये होता था। बट दिस इज नॉट डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, ये कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये इजीली फाइंड कर सकते हैं हम लोग, तो उससे आंसर आ, हमने आज 6 to 7 में ये इसका फाइंड किया है। तो आप या तो वो वीडियो देख सकते हो, जो क्लास में थे उनको पता है 6 to 7, और नहीं तो देख सकते हो, अदरवाइज अगर चाहते हो तो मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ। ये है, ठीक है। तो बताओ कैसे करना है, ये आगे बढ़ूं। कोई डाउट है एस्टिमेशन असाइनमेंट में अभी भी? यस सर। बताओ कौन से वाले में? मेथड ऑफ एस्टिमेशन। ओके सर एक बार बैक जाएंगे। जी जी सर एक बार बैक जाएंगे। हाँ ये वाला और ये प्रूफ करना डिफिकल्ट नहीं है, है ना। सो इजीली प्रूफ किया जा सकता है, ये है ना वो आ जाएगा। डिनोमिनेटर तो हमारा नेगेटिव बाइनोमियल आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 2 से एक n और यहाँ पे t माइनस एक्स, है ना, फ्लो में लिख देते हैं ना। तो x1 ये बाहर हो जाएगा, तो x2 से xn तक की वैल्यू ये होगी। अब ये भी नेगेटिव बाइनोमियल है n p, और ये नेगेटिव बाइनोमियल है n माइनस 1 p, उसका pmf लिख लेंगे, और ये तो जस्ट ज्योमेट्रिक ही है तो उससे आ जाएगा। तो पुट करेंगे तो p q खुद ही कट जाएगा, तो बस कुछ वैसा आ जाएगा, t और x के टर्म में आ जाएगा, t x और n के टर्म में आएगा, जो कि स्टैंडर्ड वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ठीक है। तो आगे बढ़ूं? हाँ डाउट जो है बता दो। हाँ तो मेथड एस्टिमेशन वाला ना ये वाला होगा। तो जिन लोगों ने 3 असाइनमेंट कल भी भेजे थे मैंने ग्रुप में, एंड में क्लास के एंड में कल 9 to 11 में, तो वो मेथड ऑफ एस्टिमेशन जैम का, एस्टिमेशन जैम का, गेट का, एस्टिमेशन नाम का, ये 3 है। तो उन तीनों में आप बताइए जो डाउट्स हैं। हाँ इसमें कौन सा? क्वेश्चन 40।
ओके, चलिए तो क्या कह रहा है ये, हाँ तो ये हमने थ्योरी इसका पढ़ा था, चलो इसको अप्लाई करना है अब। तो इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल जब हम पढ़ रहे थे इसका थ्योरी हमने डिस्कस किया था ना, अब उसको यहाँ अप्लाई करते हैं। चलो ट्राई करोगे तो आसान है, थोड़ा सा रहता है शुरू में, फियर रहता है, पर स्टार्ट कर लोगे सॉल्व करना तो हो जाता है, नहीं तो फिर सीखना है कहाँ लैग कर रहे हैं ना। जैसे कल हमने सीखा कि हम वो थ्योरम में अज्यूम कर रहे थे कि x1 गिवन समेशन xit यूनिफॉर्म डिस्क्रीट है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो अगर आंसर तक नहीं पहुंच रहा तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। तो मैंने भी वो सीखा कि हमने अज्यूम कर लिया था, तो ऐसा होता है नहीं। तो क्योंकि सिर्फ 2 के लिए होता है वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, जो कि थ्योरम है, अदरवाइज वो n के लिए थ्योरम लिखता, तो n के लिए वो स्टैंडर्ड थ्योरम नहीं बनता है, तो वो एक क्वेश्चन टाइप का हो गया, या स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनता है, कंडीशनल। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि x1 x2 x3 रैंडम सैंपल है फ्रॉम नॉर्मल μ1 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, एंड y2 y3 y1 y2 y3 जो है नॉर्मल μ2 सिग्मा स्क्वायर। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या मिला यहाँ से कि जो सिग्मा 1 स्क्वायर है और सिग्मा 2 स्क्वायर है वो दोनों सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। अच्छा, assume that the sample 1 sample 2 are independent, let the observed values this length of, देखो अब इसने कुछ कहा नहीं सिग्मा स्क्वायर के बारे में, तो क्या अज्यूम करेंगे, नोन या अननोन? ये माने इक्वल तो है, बट यहाँ तो इंटरवल तो इसका मान रहा है ना, तो आपको याद होगा यहाँ 3 केस था हमारे पास कि अननोन इक्वल, अननोन डिफरेंट एंड नोन, उसके अलग अलग इंटरवल निकाले थे। तो बताओ यहां अगर कुछ नहीं लिखा है सिग्मा स्क्वायर के बारे में कि नोन है कि अननोन है, तो हम क्या अज्यूम करें, अननोन, यस, ठीक है। तो सिंपल और नोन होता तो लिखा रहता कि इट इज नोन, नहीं लिखा तो अननोन है, ठीक है। तो पैरामीटर है तो अननोन लेके चलेंगे हम, और वैसे भी ये जो दे रखा है ये उसका एस्टिमेट ही है। अब देखो जरा, सो दिस एंड सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। तो आपको याद होगा हमने 3 केसेस में इसको फाइंड किए थे, जब सिग्मा स्क्वायर इक्वल है अननोन है, तो वो फॉर्मूला देखो सिग्मा स्क्वायर इक्वल अननोन वाला, ठीक। तो अब ध्यान दो ये क्या है, इसको पहले देखो ध्यान से। तो अगर मैं S1 स्क्वायर डिफाइन करता हूं, मतलब पहले सैंपल के लिए, इसका डेफिनेशन क्या होगा, 1/n-1 जो कि 1/3-1 n1-1, सैंपल साइज तो इक्वल ही है। समेशन क्या होता है, xi माइनस x बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 3। और देखो ये वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, एक्चुअली ये क्या है, समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज 1 है, तो मतलब ये मुझे 1 और यहाँ पे 3-1 2 होगा, तो मतलब ये मेरा 1/2 मिल गया। S2 स्क्वायर, तो S2 स्क्वायर सेकेंड सैंपल के लिए बात कर रहा हूं, तो 1/n2-1, तो यहाँ भी 3 है, समेशन yi माइनस y बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 3, तो ये हो गया 1/2, और ये क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है ना 5, यही तो है 5/2 होगा ना टोटल, मतलब हाँ ये मतलब 5/2 अभी लिखूंगा आगे। सो ये 1/2 और ये आपका yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, यस, तो S2 स्क्वायर इज 5/2, राइट, ठीक है। तो आपका S1 स्क्वायर जो है 1/2, S2 स्क्वायर इज 5/2, फाइन। अब मतलब ये 1/2 और इंटू 5 कह रहा हूं, तो 5/2, ओके, तो ये आपका 5/2 आ गया। एंड अब देखिए द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो 2 साइड इंटरवल निकालना आपको, क्योंकि 1 साइड का लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 2 साइड इंटरवल जो लिखाए थे मैंने, वो फॉर्मूला आप बताइए क्या था। तो देखो ध्यान से, वो फॉर्मूला देखो, जब सिग्मा स्क्वायर अननोन एंड इक्वल था, तो क्या इंटरवल था बताओ,
x बार माइनस y बार, आगे क्या था? माइनस टी t एन कॉमा अल्फा बाई टू n कॉमा अल्फा बाई टू, n क्या है? है ना, हाँ वही n1 प्लस n2 माइनस टू, ओके, फिर अल्फा बाई टू, और यहाँ पे क्या था? इक्वल है, तो पूल्ड वेरिएंस यूज हुआ होगा ना दोनों को एस्टिमेट करने के लिए। s1 स्क्वायर सिग्मा 1 का है, s2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 2 का, लेकिन दोनों इक्वल है। हाँ, ये वाला यूज हुआ है। यस सर। n1 n2 इक्वल ही है, तो इसी में मैं माइनस प्लस कर देता हूँ, दो बार लिखने के बजाय। ये इंटरवल है -2 प्लस। अब देख लो क्या क्या जरूरत है। तो आपसे इसने लेंथ पूछा है ना, तो लेंथ इस इंटरवल का लेंथ कितना है जी? देखो जरा, इस इंटरवल का लेंथ कितना है, तो लेंथ पूछा ना, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो लेंथ क्या होता है? ये है ना a माइनस बी टू a प्लस बी टाइप का इंटरवल हो गया ना, तो घटाओगे कितना आएगा? 2 टाइम t n1 प्लस n2 माइनस 2 अल्फा बाई 2 रूट अंडर sp स्क्वायर बाई n1 sp स्क्वायर बाई n2। अब देखो ध्यान से इसमें, सो पुट कर लो n1 n2, तो आपका 3 ही है दोनों, तो यहां से आ गया 2 टाइम t 3 प्लस 3 6 माइनस 2 4 कॉमा अल्फा बाई 2। sp निकालना पड़ेगा आपको, पुल्ड है, उसका फॉर्मूला क्या था sp का? देखो, सो sp स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था जी? ये था, -2 तो नहीं हो, चेक कर लो एक बारी, -2 लिखवाए थे आप। है ना, चेक कर फॉर्मूला बुक से चेक कर सकते जो मैंने लिखाए थे। तो ओके, तो ये इससे आप पहले ये फाइंड कर लो, तो आपको s1 स्क्वायर हमने निकाल ही लिया 1/2, s2 स्क्वायर 5/2, n1 3 n2 भी 3। पुट कीजिए एक बार केयरफुल्ली कैलकुलेट करके, सब लोग अपना अपना कैलकुलेशन करो, वरना क्या होता है एक बताता है बाकी मान लेता है। कितना आता है? ऊपर वाला तो 6 हो जाएगा ना। हाँ, और ये नीचे वाला 2 प्लस 2 3 प्लस 6 माइनस 2 4, तो ये 3/2 आया। बाकी लोग वेरीफाई कर लो एक बारी। तो ये sp स्क्वायर आपका ये आ गया, एंड तो ये तो 1 ही आ जाएगी रूट वाली टर्म पूरी। ओके, एक मिनट, तो यहाँ से इनटू, अब ये दोनों इक्वल तो है, 3 तो है, sp स्क्वायर प्लस sp स्क्वायर अपॉन 3, n1 2 3 है, तो 2 sp स्क्वायर अपॉन 3, तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, रूट वाला टर्म 1 हो जाएगा। 1 हो गया। ओके, अब ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखो आपसे पूछा था 90% कॉन्फिडेंस लेवल, हमने बताया था कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 1 माइनस अल्फा होता है, तो मुझे 1 माइनस अल्फा की वैल्यू इसने 90% दे रखे हैं, तो अल्फा आ जाएगा 10% 0.10, अल्फा बाई 2 0.05, तो ये तो 1 हो गया, तो फाइनली 2 टाइम t 4 एंड 0.05। अब आप सोचेंगे ये कहाँ से आएगा, तो ये उस क्वेश्चन पेपर में गिवन है, आप फर्स्ट पेज पे जाकर देखिए, उस पेपर में गिवन है, जिस एग्जाम का 19 का है ना, तो 19 का अगर मैं ओरिजिनल पेपर खोलूं, देखो जरा ओरिजिनल पेपर खोलता हूं, तो उसके फर्स्ट पेज पे दिया होगा, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो लिखा होगा वहां पे। सर्च करना पड़ेगा क्या? जो 19 सर्च में आएगा, ये तो गेट का चल रहा है, तो इधर 13 किसका है, गेट का चल रहा है एक्चुअली। नहीं जानता,
क्या हो रहा है? ये तो जैम का ही है ना ये सब पेपर। कितने पेज पे हम? 224 पे। ठीक है, तो ये आ गया 2016 का। चलो किस ईयर का ये MS 18 का ना, 19 का चाहिए ना। देखो 19 का फर्स्ट पेज ये आ रहा होगा। 2 बार आंसर की लग गया है। देखो ये 19 का जैम 19 का पहला पेपर है ना। और ये पेज 2021 वाला पेपर जिन लोगों ने अलग से अपलोड किया वेबसाइट पे, उसमें इस बार मिस कर दिया। एग्जाम में रहेगा तो जो पेपर इन्होंने अपलोड किया वेबसाइट पे 2023 का, 2024 के वेबसाइट पे जो 23 का पेपर अपलोडेड है उसमें, या 2023 के वेबसाइट पे भी जो 2023 के वेबसाइट पे अपलोडेड, उन्होंने फर्स्ट पेज मिस कर दिया है। तो जैसे यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन या यूजफुल डेटा। तो यहाँ देखो आपको क्या दे रखा है, T4,0.05 2.132 T4,0.10 1.533। तो आपको इसकी जरूरत है, अल्फा बाई 2 था ना, तो ये 2.132 पुट कर दो, तो 2.132 हो गया ये। तो 2 टाइम 2.132, तो ये हो गया 4.264। देखो ये आंसर होगा, ठीक है। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। ऑफिशियल आंसर की मैं चेक कर लो एक बार, है ना। जैसे मैं अगर ऑफिशियल खोल ही रखा है, देखो अगर इसमें चेक करूं तो ये कौन सा क्वेश्चन है ऑफिशियल में, तो है ना। तो ये ऑफिशियल में बताओ भाई कौन सा है ये, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है ना, NAT है तो उधर ही होगा 40 के बाद का ही। ये ना 50 नंबर, सो 50 नंबर है इसका आंसर की। देखते हैं 50 का आंसर क्या है, 4.20 से 4.30 है ना। ये 50 नंबर क्वेश्चन 2019 पेपर का, इस आंसर इज 4.20 to 4.30। हमारा क्या है, तो है ना सफिशिएंट रेंज रहता है 4.26, ठीक है ना। तो हमारा 4.26, इसको बोला हुआ 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो। तो आप एग्जाम में 4.26 ही लिखेंगे, 4 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना। तो 4.26 इस तरीके से, ओके है। चलो नेक्स्ट बताओ। ये नहीं है, $45। ओके, अभी क्या कराएगी, लेट द सैंपल मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, जो है मतलब सैंपल मीन की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है ना, वो 3.7 है, मतलब x बार की वैल्यू 3.7 है। देन MLE ऑफ 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा। पहले ये बताओ, अब देखो ये एक्सपोनेंशियल लैम्डा कौन सा है, तो ये फिर से उस पेज पे लिखा होगा 2020 का है ना, 2020 के फर्स्ट पेज पे लिखा होगा कि इस एक्सपोनेंशियल लैम्डा का मतलब क्या है। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को बुलाता हूँ, है ना। ठीक है, तो इसका PDF ऐसे तो यही वाला होगा, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, ठीक है। लेकिन आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये नोटेशन का क्या मीनिंग है। तो आप देखो जैम 2020 के पहले पेज पे ये नोटेशन एक्सप्लेन किया होगा, क्योंकि जब भी अगर वो देखो ये जैम 2020 का फर्स्ट पेज है, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे। तो इसने एक्सपोनेंशियल अगर जहां भी नोटेशन यूज करेगा पेपर में, तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, है ना, ये एक्सप्लेन करेगा कि इस नोटेशन का क्या मीनिंग है उसका।
तो ठीक है, तो बताओ इसमें एमएलई क्या आएगा? एमएलई तो x बार आएगा, ये ना? नहीं, यहाँ पे ना किसका एमएलई है ना, तो किसका एमएलई, तो एमएलई किसका आप बता रहे हो? So 1 by lambda हो जाएगा equals to x bar. है ना, क्योंकि इसका मीन एक्चुअली 1 बाई लैम्डा है, यही ना? मीन एक्चुअली 1 बाई लैम्डा है। तो वैसे आप अगर फाइंड करेंगे लैम्डा के लिए मैक्सिमाइज करेंगे तो लैम्डा के लिए एमएलई आ जाएगा एमएलई ऑफ लैम्डा। अगर यहां से आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई एक्स बार। अच्छा, कुछ लोग ये कैसे आ रहा है, तो मैं कैलकुलेट कर देता हूं। देखो, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ अज्यूम नहीं करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं। देखो, तो यहां से लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लेता हूं मैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा की पावर n e की पावर माइनस लैम्डा समेशन एक्स आई। तो लॉग लैम्डा ले लो, तो n लॉग लैम्डा माइनस लैम्डा समेशन एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है? तो ये आ जाएगा। और इसको आप क्या करते हो? डिफरेंशिएट। तो इसको स्मॉल एल बोल दो ना, किसके टर्म में? लैम्डा के टर्म में। तो स्मॉल एल लैम्डा है, इसको डिफरेंशिएट कर लो लैम्डा, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो n बाई लैम्डा और माइनस समेशन एक्स आई। तो क्या आएगा? एल डैश लैम्डा को 0 पुट कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से लैम्डा की वैल्यू आप चेक करो ठीक से, 1 by x bar. ठीक है ना? तो 1 बाई एक्स बार आ जाएगा। तो लैम्डा की जो है ना, तो द वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट मैक्सिमाइजेस द लाइक्लीहुड फंक्शन इज कॉल्ड एमएलई। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आई वो एमएलई होगी एक्चुअली। तो यहाँ से मैंने प्रूव किया कि एमएलई ऑफ लैम्डा इज 1 अपॉन एक्स बार। तो मुझसे पूछा है एमएलई ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 बाई एक्स बार, क्योंकि एनी फंक्शन पे ऑपरेट कर दो तो वही हो जाएगा। तो जी लैम्डा का एमएलई जो भी है ना, जी थीटा कैप, उस तरह से थीटा कैप अगर एमएलई लैम्डा का है तो उस तरीके से, तो ये आ गया, पुट कर दिया लैम्डा की जगह ये। अब मुझे ये दे रखा है 1 बाई 3.7 ना, एक्स बार की वैल्यू 3 पॉइंट, आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 बाई 3.7। कैलकुलेटर केयरफुली यूज करो, क्योंकि मान लो यहाँ तक पहुंचे और गलती कैलकुलेशन कर लिए, मार्क्स कट जाएगा। तो ई की पावर माइनस 1 बाई 3.7, 1 माइनस करके तुम्हें बताना है कि उसका आंसर क्या है। अरे सर नोट कर लेंगे, सर नोट कर लेंगे। जी जी जी, गुड इवनिंग सर। सर आप न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हो क्या? नहीं अभी डाउट ही चल रहा है, अभी एस्टिमेशन के डाउट चल रहे हैं, एस्टिमेशन के असाइनमेंट के। सारा कल से ही कर लेना, एक बार थोड़े से क्वेश्चन और देख ही लेते इसमें। अभी डाउट चल रहा है एस्टिमेशन के, जो असाइनमेंट भेजे थे ग्रुप में, अगर आपने सॉल्व किए हैं, आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी डाउट ही चल रहा है एक्चुअली। उसके बाद स्टार्ट होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आज स्टार्ट होने वाला नहीं है क्या सर न्यू टॉपिक? आई डोंट नो, अगर ऐसा टाइम बचा तो स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज देखते हैं। ठीक है सर।
हाँ हो गया ना ये। तो नेक्स्ट 56 सर एक चीज पूछनी थी, मतलब क्वेश्चन ये बस वैसे ही पूछना था। आपको वो याद है वो ये कुछ एफिशिएंसी का कोरिलेशन के साथ कुछ तो वो फॉर्मूला टाइप है एफएमएस में कुछ तो हाँ वो रूट अंडर रो है ऐसा करके है ना। हाँ रूट अंडर समथिंग करके। अच्छा सर नहीं- करना है मतलब वैसे तो नहीं दिखा कहीं, ये सुप्रीमो वाले असाइनमेंट में दिखा था मुझे वो क्वेश्चन। तो वो तो वही उन्होंने क्या किया है, जैसे जो असाइनमेंट आपको दिख रहा है वो अलग अलग बुक्स जो भी एग्जांपल्स हैं उसको उसने क्या किया है क्वेश्चन बना दिया है। जितने बुक्स हैं अलग अलग, चाहे बीके रोहत की हो या सारे बुक्स से। सर इसमें 20 आगे क्वेश्चन है। हाँ। सब पीसा सारे। हाँ जैसे क्या किया है, मतलब मान लो 4-5 लोग रखे हैं, वो क्या करते हैं जैसे कि जितने बुक्स हैं सबके एग्जांपल्स को उठा के, एग्जांपल सब्जेक्टिव उसमें है तो बस उसको ऑब्जेक्टिव में बना के उसने एक जगह टाइप करवा दिया है। तो वही है, सारे बुक के एग्जांपल कवर कर रखे हैं उसने, वो है डिफरेंट बुक्स के, तो वैसा है। तो वो तो हम भी अभी टाइप करेंगे, क्योंकि हमारा भी मेन फोकस टेस्ट सीरीज पे, क्योंकि शॉर्ट टेस्ट टाइप कराने से ज्यादा असाइनमेंट फोकस नहीं किया मैंने इस बार। अगली बार असाइनमेंट टाइप करवाएंगे, क्योंकि वो है कि एक जगह कलेक्शन हो जाता है। ये भी ठीक है कि एक जगह क्वेश्चंस के कलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्टिव बच्चे थोड़ा वैसा फील करते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा उनको एग्जाम जैसा लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो वो ठीक है। सर मैंने बर्जर करने की कोशिश करी थी बट पता नहीं समझ ही नहीं आती, क्योंकि सब्जेक्टिव ऐसा नहीं होता, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा उस हिसाब से सोचते हो, इस तरीके से हैं, तो वही कर सकते हैं। एग्जाम वाला वो आता है उससे। हाँ उस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन जैसा लगता है ना, क्या ही है, तुम देखोगे सारे बुक्स उठा डिफरेंट बुक्स के एक जगह, बस उसने सारे एग्जाम्पल को क्वेश्चन बना के हमने वो कर रखा है, एक जगह इकट्ठा कर रखा है। बेसिकली ऑनर्स के लिए है ना। ऑनर्स के लिए नहीं, कैसेलर बहुत अच्छी, वहाँ एमएससी आईटी बॉम्बे में जब कर रहा था तो वहाँ भी इन्फ्लुएंस कैसेलर बर्गर ही उन्होंने फॉलो किया था प्रोबेबिलिटी कोर्स में। सब्जेक्टिव टाइप के लिए। हाँ ये राइट, हाँ मेनली वही है, लेकिन उसी को हम लोग मतलब जैसे आप कोई क्वेश्चन बना रहा जो उस टाइप के क्वेश्चन है उसको समहाउ चेंज करके तुम ऑब्जेक्टिव बना दो, जो प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन है, जो थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा नहीं है, जो प्रूव दैट टाइप का, तो फिर तो प्रॉब्लम है प्रूव दैट वाले में, जो जहाँ नंबर्स आंसर आ रहे हैं जहाँ पे कुछ इस तरह से है तो वो किया जा सकता है। बट बहुत एब्स्ट्रैक्ट बुक है, हाँ आप करो तो वो थोड़ा एमएससी बीएससी जैसे होता है उसलिए, तो एंट्रेंस के लिए पर्टिकुलर तो कोई बुक लिखी नहीं गई है, वो तो मेनली आपका है ना कॉन्सेप्ट के लिए सारी बुक्स लिखी गई हैं। और अभी धीरे धीरे जैसे क्रेज बढ़ रहा है एग्जाम का तो लोग लिखेंगे, हो सकता है मैं ही बाद में खुद ही कुछ बुक्स लिखूं जैम को लेके, तो ऐसा है कि पर्टिकुलर जैसे जेडब्ल्यू में इतने सारे मार्केट में बुक्स हैं, क्योंकि ज़्यादा एस्पिरेंट है तो ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं इसीलिए। हाँ सर जैम में ये दिक्कत है, स्टैट्स में मतलब मैथ्स में तो फिर भी बहुत बच्चे बहुत, मैथ में तो 21,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, जैम मैथमेटिक्स एग्जाम 21,000 बच्चे देते हैं, और जैम स्टैट्स के एग्जाम सिर्फ इस बार 29 समथिंग है, मतलब 3,000 से कम ही बच्चे इस बार भी एग्जाम दिए थे, बिलो 3,000 है। गेट का 14 समथिंग बच्चे हैं, 1,400 बच्चे, मतलब 1,500 से कम ही बच्चे एग्जाम दिए गेट के इस बार। और किसमें जैम में देखो सीट आईआईटीज में तो बॉम्बे में 48 सीटें हैं, कानपुर में 62 हैं, तिरुपति में 5 हैं, ओआर में बॉम्बे में 8 सीटें हैं, जोड़ दो इसको अब 62 48 110 हो गया, 110 प्लस 5 115, 8 ये हो गए। मैं एक बार आई थिंक टोटल मिला के 127 शायद पहुंचा था आईआईटीज में मिला के, बस भुवनेश्वर में जो भुवनेश्वर में भी कुछ सीटें हैं, तो टोटल मिला के 127 सीट्स आईआईटीज में सब मिला के। फिर एनआईटी में बहुत सारी सीटें हैं, एनआईटी में एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एमएससी डेटा साइंस है, एमएससी क्या है इकोनॉमिक्स है, एमएससी मैथमेटिक्स है, इन सब में एमएस के थ्रू एडमिशन होता है सारे एनआईटीज में ऑलमोस्ट। फिर आइजर्स हैं, आईआईएससी आ रहा है ना, आइजर्स एडमिशन लेती है जैम एमएस पे, आईआईएससी लेती हैं, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रिपल आईटी लेती हैं, तो सीटें तो बहुत हैं कि बच्चा जो क्वालिफाई कर रहा है उसका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा अगर चाहेगा तो। ये है किसी न किसी आइजर में, जैसे आइजर भोपाल इस बार क्या किया था कि जैसे आपने उसके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, या कई बार बिना अप्लाई किए भी जैम वाले डेटा शेयर करते हैं उनके साथ, मेल कर देते हैं सब। हाँ तो जैम वाले डेटा शेयर करते हैं, फिर वो आइजर वाले आपको मेल करेंगे कि आप आके इंटरव्यू दे सकते हो या डायरेक्टली। हाँ जैसे आइजर मोहाली ने आई थिंक इंटरव्यू लिया था इस बार, आइजर मोहाली ने, हाँ सर मोस्टली इंटरव्यू लेते ही हैं। और आइजर त्रिवेंद्रम ने इंटरव्यू लिया था। कई बार होता है कि उसके वेबसाइट पे जाके अपलोड करना है आपको, मतलब एक बार अप्लाई करना है, जैसे आइजर मोहाली हो गया, आइजर पुणे, आइजर त्रिवेंद्रम है, तो इन सब वेबसाइट पे जाओ, एक उनका लिंक आता है, जैम रिजल्ट के बाद उनका एक वो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होता है,
तो उसमें फिर वो अप्लाई कर दो, फिर वो तुम्हें उस बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर आप इंटरव्यू दे के आओ। वो है आइजर भोपाल ने सर बिना इंटरव्यू सेलेक्ट किया था, वो है ना हमारे स्टूडेंट था हर्ष पारिक, उसको एमएससी मैथमेटिक्स में उन्होंने एडमिशन दिया था बिना इंटरव्यू के ही, जैसा आई थिंक मुझे लगता है जैम के डेटा पे ही उसने अप्लाई किया होगा, तो वो बिना इंटरव्यू के ही उससे आइजर मोहाली ने इंटरव्यू लिया था। तो डिफरेंट आइजर्स भी अब जैम एमएस के और जैम एमए के स्कोर दोनों के स्कोर पे एडमिशन ले रहे हैं। आईएससी बैंगलोर में भी तुम अप्लाई कर सकते हो, रिजल्ट के बाद वेबसाइट पे जाके फिर वहाँ पे अप्लाई करोगे, फिर वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, इंटरव्यू अच्छा रहा तो कुछ बच्चे इस बार दिए भी थे इंटरव्यू, मेरी क्लास में भी कुछ थी, अंकिता दरगर है वो इंटरव्यू दे के आई थी वहाँ पे। तो उस तरह से है, कुछ लोग इंटरव्यू दे के आते हैं, अगर तुम्हें अच्छा इंटरव्यू रहा तो वहाँ एडमिशन होगा इंटीग्रेटेड पीएचडी में। ठीक है, तो भुवनेश्वर में किसी का आज तक हुआ है? नहीं इस बार तो मुझे लगता है वो टर्न आता ही नहीं एमएस वालों का, क्योंकि वो उसे 5 सब्जेक्ट से एडमिशन होता है ना, पहले आई थिंक ले लेते हैं। जूलॉजी है, फिर आई थिंक फिजिक्स है, फिर जाके मैथमेटिक्स है, फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, जहाँ तक ऐसा मुझे लगा इस ऑर्डर में है, ऑर्डर देखना पड़ेगा क्या है। तो पहले उनको मिलेगा सीट, खाली रहा तो अगले वाले को मिलेगा, खाली रहा तो अगले वाले को मिलेगा, ऐसे करके मतलब एमएस का टर्न ही नहीं आता है मुझे ऐसा लग रहा है उसमें सीटें। लास्ट में एमएस को रखें। हाँ एक पहले केमिस्ट्री के पहले शायद रखा हुआ, शायद एक के पहले है किसी एक कोर्सों में बच्चे ही इतने ज्यादा है ना, मतलब फिजिक्स वगैरह में तो क्या ही competition। हाँ वो इन्वायरमेंटल साइंस या क्या करते हैं वो उसमें, तो हालांकि मिला नहीं था इस बार। बच्चा था हमारा दिव्यांशु मित्तल था, वो चाह रहा था हो जाए, लेकिन उसका वहाँ मिला ही नहीं। वो फिर उसको ये सरप्राइज था कि मेरे से ज़्यादा रैंक वालों को मिल गया, मुझे नहीं मिला। फिर बाद में पता चला अच्छा कि वो ज़्यादा रैंक वाले जो तुम्हारे, वो दूसरे वो प्रायोरिटी वाले हैं, वो मतलब उसके ज़्यादा रैंक थे, मतलब जैसे मान लो इसका रैंक अगर 150 था तो 250 वालों को मिल गया, उसी तरह से 250 वाले कैसे मिल गया। फिर बाद में रियलाइज़ किया मैं अच्छा हाँ वो तो दूसरे जूलॉजी वाले होंगे तो उनको मिला है ये है, तो इसलिए ठीक है। सर एनआईटीज में भी स्टैट्स का है ना, मतलब एनआईटीज में स्टैट्स का है कि नहीं? एमएससी स्टैट्स नहीं है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है एनआईटी त्रिची में, जिसका बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, इवन आईआईटी से अच्छा प्लेसमेंट एनआईटीज का है, ऑलमोस्ट बराबर ही। जैसे 2021 वाले बच्चे जो हमारे थे उनके अभी प्लेसमेंट्स हुए हैं, अभी जस्ट है ना, ये अभी चल रहा था, दिसंबर से स्टार्ट होता है प्लेसमेंट सीजन, तो अभी हो गए, मतलब सब तो कोर्स ग्रेजुएट भी हो गए लोग, तो बहुत अच्छा, मतलब जैसे है ना क्या था सुधांशु सौरभ, हाँ 2021 का स्टूडेंट था, उसका अमेजन में हुआ है, उसने 52 लाख का उसका पैकेज है। सर पटना यूनिवर्सिटी का ही था। हाँ हाँ पटना यूनिवर्सिटी बीएससी किया था सुधांशु सौरभ जो है, तो 2021 में हमारा स्टूडेंट था जैम 2021 में, वो है। ओम था बीएचयू से था ओम, उसका भी 16-17 लाख का आई थिंक है। प्रेम था वो भी बिहारी में था, तो प्रेम का भी वो अच्छा, मतलब प्लेसमेंट सबका हो जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली जो बॉम्बे गए, जैसे बॉम्बे विशाखा दक्ष ये लोग गए थे, तो इनका भी 15-16 लाख का, 15-16-17 लाख का है, अराउंड इसी बीच का है, 15 से 20 का बीच का है, उनका भी उतना ही है, कुछ का ज़्यादा भी है। तो एनआईटीज वाले इवन बराबर प्लेसमेंट या ज़्यादा ही ले रहे हैं, मोर देन इक्वल टू है प्लेसमेंट जो एनआईटीज का है आईआईटीज, लेकिन आईआईटी का एक टैग है। सर एनआईटी दुर्गापुर में एमएससी मैथमेटिक्स का कोर्स है, जो एनआईटी दुर्गापुर है वहाँ एमएससी मैथमेटिक्स मिलेगा जैम एमएस पे, एनआईटी मेघालय जैम एमएससी मैथमेटिक्स मिलेगा। अब तो सारी एनआईटी ओपन कर दी, मुझे लगता है बहुत सारी एनआईटीज ले रही है एडमिशन जैम एमएस पे, एमएससी मैथमेटिक्स में लेकिन लेगी एडमिशन वो, एमएससी स्टैटिस्टिक्स नहीं है उन लोगों के पास, ये है। बाकी डेटा साइंस है, जैसे ट्रिपल आईटी लखनऊ है, एमएससी इन डेटा साइंस ऑफर करती है जैम एमएस पे, वो है। वहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स भी ऑफर करती है ट्रिपल आईटी लखनऊ, और ट्रिपल आईटी लखनऊ में एक और कोर्स आई थी इकोनॉमिक्स एंड समथिंग है, एमएससी इन इकोनॉमिक्स एंड समथिंग, तो वो भी जैम एमएस पे ऑफर करती है इस तरीके से। तो ठीक है, आईआईपीएस के बारे में बताइए। आई क्या कौन सा आईआईपीएस ये क्या पॉपुलेशन स्टडीज वाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज ऐसा कुछ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन सर। अच्छा बॉम्बे में हाँ बॉम्बे में जो है, हाँ इसमें सबका हो जाता है। ये भी आई थी, इसका अलग एंट्रेंस हुआ था कि एग्जाम से ही लिया था इस बार? सर एंट्रेंस होता है हाँ इसका, सर, अलग से entrance हुआ था इसमें। अच्छा अलग से एंट्रेंस, 200-300 बच्चे देते हैं, 150 बच्चे को उठा लेते हैं, मतलब एक क्लास में 4 लोगों ने दिया था, सबका हो गया। हाँ हाँ अच्छा नॉर्मल सा ऐसे PU का तो लगभग प्रोग्रामिंग वगैरह 36 इन सब के क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो जैम एस्पिरेंट का ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाएगा। वो अलग बात है कुछ बच्चे लेते नहीं थे, तुम में से कुछ बच्चे होंगे जिनका मिला होगा तो सोचो मैं ड्रॉप ले लेते हैं, अगले साल अच्छी जगह चले जाएंगे, ऐसा है। वरना जो जितने एस्पिरेंट है जैम एमएस में कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाएगा। डीयू बीएचयू जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला लो, आईआईटी ट्रिपल आईटी एनआईटी इन सबको मिला लो तो ऑलमोस्ट सबका कहीं ना कहीं हो जाएगा।
इतनी सीटें हैं। IIT बढ़िया स्कोप है। हाँ ये नाम तो सुना है लेकिन हाँ सर वो ऐसे एक्चुअली काफी फेमस है, मतलब वो इंस्टीट्यूट बहुत उसका देखना पड़ेगा क्या प्लेसमेंट का है। तो इस बार बच्चे तो गए हैं कई सारे, लेकिन पुराने तो कोई गया नहीं था, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। जैसे हम 2020 से मैं पढ़ाना शुरू किया JMMS का, तो वो है, तो उसके बाद अभी उसमें कोई बच्चा वहाँ गया नहीं, तो उसका हाँ अच्छा। सर थोड़ा या तो रिसर्च या मेडिकल ऐसे फील्ड में जाते हैं लोग वहाँ, क्योंकि या तो वो बायोस्टैट से पॉपुलेशन स्टडीज में घुसता है ना पूरा रिसर्च। मेरा एक साथी गया था तो उस वजह से पता। आगे बहुत स्कोप है क्या, हायर स्टडी में एक बार चले जाओगे ना कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही लोगे। ये नहीं है कि जैसे SSC और ये रेलवे वाला बैंकिंग वाला हाल है, कुछ नहीं हुआ तो रोड पे आ गए, वैसा नहीं है वहाँ पे। एक बार MSc या PhD तुम कर लेते हो तो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए के आसपास कहीं भी बैठ के कमाओगे और आराम से कमाओगे। एक्चुअली मेरे प्रोफेसर थे वो, मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो यही बोलते हैं कि तुमने स्टैट्स का कोर्स लिया है ना तो भूखे नहीं मरोगे, टेंशन। हाँ मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, हायर स्टडी में जाके कहीं ना कहीं अच्छा कमा लोगे। ओके तो ये क्वेश्चन जैसे है कि x1 x2 x3 x4 का ऑब्जर्व वैल्यू दे रखा है आपको और बोल रहा है कि है ना। सर इसका मुझे सेकंड लाइन वाला में डाउट है, वही सब x1 इसका क्या वही सब x1 रद्द कर देंगे। जैसे अभी तुमने किसका निकाला था 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा था, है ना। तो तुम्हें क्या करना, पहले यहाँ से समहाउ थीटा का MLE निकालना है, निकाल लोगे, क्या आया, वो x बार बाई 2। चलो x बार बाई 2 आया। अब इसमें वेरिएंस निकाल के बताओ क्या आया। वेरिएंस x बार बाई 2 का नहीं नहीं, किसका वेरिएंस पूछ रहा है तुम, किसके वेरिएंस का MLE पूछ रहा है। x1 तो x1 का वेरिएंस निकालो ना, मतलब x1 x है, ये PDF है x1 का, तो इसका वेरिएंस क्या आएगा इस PDF से 2 थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब 2 थीटा स्क्वायर आ गया तो थीटा का MLE पता है ना तुम्हें, x बार बाई 2, तो रख दो थीटा की जगह, तो 2 थीटा स्क्वायर, थीटा के प्लेस पर रख दो x बार अपॉन 2। हाँ ठीक है समझ गया। जैसा ना थीटा कैप इज द MLE ऑफ थीटा, तो g ऑफ थीटा कैप इज द MLE ऑफ g थीटा। g कोई भी फंक्शन है चलेगा, तो यहाँ फंक्शन तुम्हारा 2 थीटा स्क्वायर है, तो थीटा की जगह उसका एस्टिमेटर रख दो तो वो उसका MLE बन जाएगा। ठीक है सर वो गेट वाला मुझे जैसे पिछले में ये किया 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा था, तो लैम्डा का MLE 1 बाई x बार है, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा का MLE 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन x बार, तो लैम्डा की जगह जो उसका MLE है वो फिट कर डायरेक्टली पुट कर दो, बस ये हो जाएगा। अरे इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए सर, ये जो आपने अभी पूछा ना, हाँ वेरिएंस बता सर, मुझे समझ नहीं आया कि डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, वेरिएंस कैसे बता डायरेक्टली कैसे। नहीं तो EX और EX स्क्वायर निकालो, हालांकि ये क्या है देखता हूँ एक बार, रुक जाओ जब वापस। इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ या तो EX और EX स्क्वायर निकाल लो इंटीग्रेशन करके, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन पहचान लेंगे, ये एक्चुअली गामा है, देखो ध्यान से गामा है, गामा 2 कॉमा हाँ x की पावर 2 माइनस 1 है, गामा 2 कॉमा और यहाँ पे बीटा की पावर अल्फा होता है ना, मतलब 1 अपॉन बीटा की पावर अल्फा वाला, तो बीटा तुम्हारा थीटा है, तो गामा 2 कॉमा थीटा है एक्चुअली। अब गामा के PDF से आए कंपेयर करो, फिर उस PDF के देखो मीन क्या वेरिएंस क्या, उसके हिसाब से आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे आएगा कितना आ जाएगा भाई, 2 थीटा मीन आ जाएगा, हाँ जिस बता रहा था वो 2 थीटा मीन आ जाएगा, 2 थीटा स्क्वायर वेरिएंस आ गया, अल्फा ना, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर, उस तरीके से। नहीं तो अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पहचान पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए फिर EX इंटीग्रेशन x टाइम PDF, EX स्क्वायर x स्क्वायर टाइम PDF, उसको इंटीग्रेट कर लो, फिर EX और EX स्क्वायर के हेल्प से वेरिएंस निकल जाएगा। सर जी सर इस पे जैसे क्वेश्चन पूरा हाँ ये क्वेश्चन है। बताइए। सर जैसे इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक के लिए PDF पहले उसका निकाल दे, तो उसका MLE निकाल के तो उसका वेरिएंस निकाल दें। ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है आपको, क्या लिख रहा है ये x फर्स्ट वैल्यू x मोर देन 0 है ना, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में क्यों जाना चाहते हैं आप। MLE ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टर्म में कब आता है, जब सपोर्ट के अंदर पैरामीटर हो, अगर सपोर्ट में पैरामीटर इन्वॉल्व होगा तब आपका MLE में ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज इसका MLE में ऑर्डर स्टैट्स कहीं से नहीं आएगा। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन
क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस फंक्शन एक्स आई अपॉन दिस, फिर लॉग ले लो तो वो फंक्शन बन गया थीटा का, अब उसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में और जीरो पुट कर दो तो उससे क्रिटिकल पॉइंट आ गया, उस पॉइंट पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी। तो आपको ऑर्डर स्टैट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। एमएल निकालने के बताइए आपको क्यों लग रहा है ऑर्डर स्टैट्स निकालना चाहिए? इसे पूछा था वेरिएंस ऑफ x1 का पूछा था सही। नहीं ये ऑर्डर स्टैट्स नहीं है, x1 मतलब पहला रैंडम वेरिएबल है, यहाँ 4 रैंडम वेरिएबल है ना, यस सर। ध्यान रखना ऑर्डर स्टैट्स में ब्रैकेट होता है, x ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में 1 रहता है ना, तो ये x1 एक सिंगल ये वाला रैंडम वेरिएबल पहला रैंडम वेरिएबल है, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ऑर्डर स्टैट जब होगा तो यहाँ ब्रैकेट में 1 लिखा होगा, इंडेक्स में ब्रैकेट नहीं है, वो जस्ट 1 है, तो x1 इज जस्ट दिस रैंडम वेरिएबल नॉट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो आपको सीधा सीधा x1 इज द दिस x, और ये x1 x2 x3 x4 IID है, तो उसका यही PDF है x1 का भी, तो ये ऑर्डर स्टैट नहीं है। तो ये नोटेशन आपको समझना पड़ेगा, ये जस्ट एक रैंडम वेरिएबल है। सर गेट वाले का 20। तो एक देखो पहली बात तो ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है, तो ये जैम के सिलेबस में नहीं है। जैम के सिलेबस में क्या है, जस्ट कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी एंड कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, दो ही कन्वर्जेंस है। ये तीसरा टाइप का कन्वर्जेंस है, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, तो ये जैम में नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकते हो तुम चाहो तो। मतलब एक बार हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में, हालांकि हाँ मैंने इसको ऐसे किया कि 2 - x जो होगा यूनिफॉर्म 0 होगा, यस क्योंकि x यूनिफॉर्म 0 हाँ इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा। राइट, तो माइनस लॉग को अंदर देंगे तो समेशन 1 बन जाएगा। समेशन हाँ ये बाहर आ जाएगा, तो समेशन लॉग ऑफ 2 - x/2 मतलब वो यूनिफॉर्म 0 1 और माइनस लॉग ऑफ यूनिफॉर्म 0 1 एक्सपोनेंशियल 1 हो जाता है, यस सर। और एक्सपोनेंशियल 1 हो गया उसका समेशन लगाना है तो गामा बन जाएगा। हाँ बस गामा बन गया, 1/n बाहर है तो मतलब वो x बार टाइप का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं गामा के टर्म में या काई स्क्वायर में भी ला सकते थे, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो काई स्क्वायर भी बन जाएगा। नहीं, मैंने इसको ऐसा सोचा कि एक्सपोनेंशियल 1 माइनस अधिकतम 1 चुका है समेशन के अंदर, हाँ तो zn ऑलमोस्टली श्योरली कन्वर्ट्स करता है, तो मतलब कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी भी होगा। हाँ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ zn जो होगा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल के बराबर होता है, हाँ क्योंकि आईआईडी का केस है। हाँ तो जब मैंने वो निकाला और हमें ये भी पता है कि कोई रैंडम वेरिएबल अपने मीन पे ही कन्वर्ट करता है x बार हाँ तो जब x निकाला तो इसमें आया ln 2 + 1 आया और इसमें आंसर 0.3 रखा है। आंसर कैसे रखा है? 0.2 to 0.3 का रेंज है। तुमने लॉग अच्छा कैलकुलेटर में ln यूज किया ना, क्योंकि वो यहाँ ln ही कैलकुलेटर में लॉग लिखा रहता है ना, तो लॉग यूज नहीं करना, वो ln वाला यूज करना है कैलकुलेटर में। तो ठीक है, तो अभी मैं ये मान लेता हूँ कि ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस की जगह कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है, फिर करके देखते हैं। देखो क्योंकि जैम में कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी ही आएगा, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस गेट के सिलेबस में है बस। तो वो कांस्टेंट पे कन्वर्ट करेगा तब ना वो इंप्लाई करेगा नहीं, ऑलमोस्ट श्योर हमेशा कन्वर्ज इंप्लाई करेगा। नहीं, प्रोबेबिलिटी में जब निकाल रहे हैं तो वो थोड़ी ना इंप्लाई करेगा। नहीं ये एक्चुअली जैसे ये बोल रहा है कि मान लो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंसी जहां पे भी मान लो कहीं पे किसी पे भी किया, फॉर एग्जांपल z पे या x पे, तो ये तो इंप्लाई करेगा ही ना। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऑलमोस्ट श्योर कहाँ जाएगा, तो वो प्रोबेबिलिटी पे तो वहीं जाएगा ना। हां, प्रोबेबिलिटी पे जाएगा। हाँ ये imply तो ये हो गया, फिर यही चीज इंप्लाई करेगा zn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x। ये तो जो कि यहाँ पे ये पूछा है, तो आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, जैम में ये दोनों सिलेबस में है, ये नहीं है ये। तो कह रहा कि चलो ये अगर पूछ लेता, मान लो ये ऑलमोस्ट श्योर की जगह पूछता, हटा के वो पूछा कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा। तो देख लो यहाँ पे क्या होगा कि
जस्ट हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे तुम कह रहे हो ठीक है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, तो ये xi जो है यूनिफॉर्म 0,2 है। देखो xi यूनिफॉर्म 0,2 है, तो 2 माइनस xi भी यूनिफॉर्म 0,2 ही होगा। सो 2 माइनस xi अपॉन 2 यूनिफॉर्म 0,1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस xi अपॉन 2 किया, ये 2 को बाहर कर लो, 2 ऐसे भी, तो ये 2 जब बाहर आएगा यहाँ से तो 2 की पावर n बनेगा प्रोडक्ट के बाहर, और चूंकि पावर 1/n है तो वहां से क्या हो जाएगा, तो पावर 1/n 2 ही आएगा, और log 2 इंटू समथिंग, तो ये माइनस ऑफ log 2 बन के बाहर आएगा। फिर माइनस मतलब 2 है ना इधर, तो 2 जब प्रोडक्ट के बाहर आया 2 की पावर n, और ये पावर 1/n तो बाहर आया 2 आया, तो log 2 इंटू समथिंग, सो दैट इज log 2 प्लस, तो ये जो कि यहाँ माइनस है तो ये माइनस बनाएगा। अब क्या बनेगा देखो ध्यान से, तो ये अब तुम्हारे पास है log प्रोडक्ट ऑफ, इसको मैं नया नाम देता हूँ यूनिफॉर्म 0,1 यू ही बोल देता हूँ, तो प्रोडक्ट ui, ठीक है, ये है अभी तुम्हारे पास। वो मैंने 2 को बाहर, इस 2 को बाहर निकाला तो ये 2 जाके माइनस log 2 बना। तुम लोग लिख के देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम एक बार लिख के देखो, नहीं दिख रहा है तो मुझे बताओ, मैं लिख के दिखाऊंगा। ये है, सो ये पहले प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में 2 की पावर n हो जाएगी बाहर आएगा तो 2 to 2, फिर 2 की पावर बाहर 2 बना, log 2 माइनस दिस, ओके। अब ये ध्यान से देखो, समेशन को इधर लाते हैं, तो माइनस log 2 और माइनस ये प्रोडक्ट है, तो log a इंटू बी इंटू सी, log a प्लस log b को log c, तो ये होगा समेशन log ऑफ ui i फ्रॉम 1 to n। अच्छा, पावर भी यहाँ 1/n है, ठीक है ना, तो पावर 1/n है तो 1/n बाहर कर दो, वो 1/n बाहर आ जाएगा, log है ना, पहले ही बाहर कर सकता था मैं इसको चाहो तो वो चीज़ है। तो log 2 के भी बाहर है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे log 2 के बाहर नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको सिंप्लीफाई कर रखा है। अगर तुम वैसे करते, मान लो बाहर निकाल दिया पहले ही, तो जब यहाँ पे log 2 तुम्हारा 2 की पावर n बन के आ रहा है, तो log 2 की पावर n माइनस दिस, तो log 2 n log 2, वो n कट गया एक्चुअली, तो वो n कट जाएगा, तो माइनस log 2 माइनस 1/n समेशन log ui। ये माइनस को तुम क्या करो, इनसाइड शिफ्ट करो उसके साथ, तो अब देखो ध्यान से, ये है माइनस log 2 प्लस लिख रहा हूं मैं 1/n समेशन माइनस ऑफ log ui, तो माइनस log ui का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल 1, यस 1, तो इसका मैं नया नाम देता हूं फिर से, ये जो माइनस log ui का नया नाम रखो, तो माइनस log 2 प्लस इसका नया नाम yi रख देता हूं, तो समेशन yi 1/n। अब दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, सर बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ, ठीक है ना, तो जो yi है वो एक्सपोनेंशियल 1 है, मैंने माइनस log ui का नाम yi रख दिया, तो जो y बार होगा दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी या ऑलमोस्ट श्योरली, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर उसकी गारंटी देता है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर ऑलमोस्ट श्योर की गारंटी देता है, और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की बात करता है। तो y बार जो होगा कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू ey, मतलब ईच कोई एक y ले लो, और इसका मीन कितना है जी 1, तो ये जो माइनस log 2, ठीक है ना, माइनस log 2 प्लस तुम्हारा जो है ये y बार है विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू माइनस log 2 प्लस 1, तो क्या तुम्हारा ये आंसर नहीं आ रहा है, चेक करो, log 2 में तुम ln कैलकुलेटर में ln2 क्लिक करो, फिर 1 में से घटाओ उसको, अब आ जाएगा आंसर, देखो सर ये ln2 0.6 समथिंग दे रखा था, तो 1 में से घटाओ, 0.302 मैच हो गया, तो ये मैच हो गया, यही आंसर होगा, ठीक है।
22 वाला तो यहाँ बीच में बहुत सारे थ्योरम्स यूज हो रहा है, तुझे ना जिन लोगों को ऑलरेडी आइडिया है डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफॉर्मेशन का, उनको समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है, जो हो थोड़े दिन का लग रहा हो क्या क्या कर रहा हूँ मैं। तो एक्चुअली एक तो थ्योरम यूज हुआ है कि UI पहले तो यूनिफॉर्म बनाया मैंने यहाँ पे, यूनिफॉर्म बनाने के बाद माइनस लॉग यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल बनता है, तो वो यूज किया मैंने, ये चीज़ है। तो लिख के ठीक से देखो। कौन सा अगला? 22 नंबर। तो आपने बताया था तो ये आंसर इसमें वही दिया है। अच्छा, तो ये जो तो उस दिन तुम क्वेश्चन जो पूछ रहे थे असाइनमेंट, यही उठा के डाल दिया उसने, हाँ? तो यही क्वेश्चन था उस दिन में ना। अच्छा ओके, हाँ तो क्या दिक्कत है देखो, मैं ये बाकी लोग सोच लो, बाकी लोग देख लो एक बारी क्या आंसर आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। जो आपने एग्जांपल लिया था 1/2 to the power x, हाँ वही लगा लो, उसके हिसाब से देख लो। तो उससे तो मैच नहीं हो रहा, तो बता रहा हूँ आपको। अच्छा रुको रुको देखता हूँ मैं। देखो तो कह रहा है कि ओमेगा जो है तुम्हारा सैंपल स्पेस है, नेचुरल नंबर सैंपल स्पेस है। प्रेजेंट द करेक्शन ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एन, कोई भी एक नंबर इसमें से उठाओगे तो वो अल्फा एन होगा। तो हो सकता है इसमें कई बार आंसर गलत उसने लिख दिया हो, ऑफिशियल में एक बार चेक कर लेना। तो P at each n probability alpha n है for n belongs to omega, then which of the following is not true? not true पूछ रहा है, कौन सा false statement है। तो जैसे होगा क्या, each point पे तुम्हारा अल्फा n है और n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी पे। अब यहाँ पे क्या मतलब है, इन्फिनाइट वो है, अगर तुम देखोगे सो कोई भी प्रोबेबिलिटी तुम ले रहे होगे तो ऐसा तो होगा नहीं किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी अगर ज्यादा होगी, एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा, क्योंकि सम 1 भी तो देना है इसको, इस पे अगर मैं समेशन लगाऊं, ध्यान से देखो, अप्लाइंग समेशन बोथ साइड इक्वल टू क्या आएगा, तो समेशन अल्फा एन कितना आएगा 1 कन्वर्जेंट। और अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस के बारे में क्या बोल सकते हो, हाँ मतलब कितना लिमिट होगी, अगर समेशन एन कन्वर्जेंट है तो एन की लिमिट क्या होगी, तो पहला ऑप्शन वही कह रहा है। तो फर्स्ट इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, अब सीरीज रूट 1/2n कन्वर्ज करेगी क्या, तो अब इसको सोचना पड़ेगा कि रूट अगर 1/n में लेता हूं तो कंपैरिजन टेस्ट लगा के देखो, n और रूट n में क्या रिलेशन रहेगा, 1 से छोटा है, n तो 1 छोटा ही होगा, और 1 से छोटे नंबर का रूट लोगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल n को 1/n ले लेंगे तो उससे ये डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन 1/n का समेशन 1 तो नहीं होता ना, वो कन्वर्ज करना चाहिए, तो वो एग्जांपल सुटेबल नहीं है। आप कोई एग्जांपल लोगे सुटेबल होने चाहिए, ऐसा एग्जांपल लो जिसका समेशन करने पे 1 आता हो। जैसे आप ले सकते हो 1/n² ले सकते हो आप, तो डायरेक्टली 1/n² मत लो, k टाइम 1/n² ले लो, k वहां पे 6/π² है, 6/π², है ना। तो जैसे समेशन 1/n तो डाइवर्ज करती है, लेकिन अल्फा एन यहाँ मैं वो ले सकता हूँ जो कन्वर्ज करनी चाहिए, जिसका सीरीज और 1 आना चाहिए, एक्चुअली समेशन सम ऑफ सीरीज 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 1/n² आप कंसीडर, k टाइम 1/n² ले सकते हो, वो वर्क करेगा। 1/2 की पावर n ले सकते हो, वो वर्क करेगा। तो उस तरह से अगर 1/2 की पावर n लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, रूट लेंगे तो रूट 2 की पावर n तभी कन्वर्ज करेगी। 1/n² लूंगा, अच्छा 1/n² पे ये फेल कर जाएगा, है ना।
1/n² एग्जांपल के लिए फेल, क्योंकि समेशन 1/n² होता है, हमें पता है कि कन्वर्ज करता है, कोई ना कोई कांस्टेंट पे जाएगी, उसको इधर बुला लेते हैं, तो 1/k समेशन 1/n² इज 1। अगर सम तुम्हें नहीं भी पता, जैसे मुझे पता है कि π² आता, तुम्हें नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये पता है पी टेस्ट से कि सीरीज 1/n² कन्वर्ज करती है, तो कोई फाइनाइट नंबर पे ही सम होगा इसका, तो समेशन 1/n² इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। मुझे तो लिख के दिखाना चाहिए ना। तो यहाँ पे है ना, जैसे हमने कहा अल्फा n के पास कुछ चॉइसेस हैं, 1/2n की चॉइस है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नेम। अल्फा n के पास जैसे k टाइम 1/n² की चॉइस है ना, वो k मुझे पता है, नहीं पता है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6/π² 1/n² की चॉइस है। अब एक एग्जांपल काफी है नो कहने के लिए, तो इसके लिए अगर मैं रूट अल्फा n ले लूं 1/n हो जाएगी, रूट 6/π समेशन 1/n कन्वर्स, तो यही फॉल्स है। कौन सा नॉट ट्रू है, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, मतलब मुझे फॉल्स चुनना था, तो दिस वन इज द फॉल्स स्टेटमेंट। वन एग्जांपल इज इनफ टू से फॉल्स, सो दिस एग्जांपल इज इनफ टू से फॉल्स। और ये पीएमएफ है, तुम चेक कर सकते हो, है ना, कि समेशन अल्फा n यहाँ 1 आएगी। तो ओके, तो हो गया, बाकी ट्रू ही होगा, बाकी चेक कर सकते हो, ट्रू ही होगा ना, क्योंकि बोल रहा है कि अब फॉर, ये तो ट्रू था, डायरेक्टली दिख गया समेशन कन्वर्ज, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k देयर एग्जिस्ट k डिसजॉइंट इवेंट्स a1 a2 a3 ak सच दैट यूनियन प्रॉपर्टी से कम हो जाएगी। तो देखो मैं वही कहा था कि k तुम्हारे ऊपर है, अब तुम्हें पता है कि सम 1 होनी चाहिए और इनफिनाइट पॉइंट है उस सैंपल स्पेस में, तो एक पॉइंट पे ऐसे तुम्हें दिख रहा बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी, तो मैं k को इतना लार्ज लूंगा कि प्रोबेबिलिटी इससे कम हो जाए, तो मैं जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि k पे कोई बाउंड नहीं है ना। k मैं चाहूँ तो 1 ट्रिलियन ले लूँ, इस तरह कोई भी पीडीएफ ले लूँ, मैं n को 1 ट्रिलियन ले लूँ, तो क्या इससे छोटा नहीं बना सकता, तो इसलिए कोई यहाँ नंबर लिख दे, मैं उससे छोटा बना सकता हूँ। सेम यहाँ पे क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ai ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट सच दैट दिस प्रोबेबिलिटी इज लेस देन दिस, तो ai जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट, अच्छा व्हिच ऑफ इज नॉट ट्रू था, ठीक है ना। तो क्या ऐसा इंक्रीजिंग सीक्वेंस बना पाऊंगा जिसमें कि यूनियन जो है ai i2, तो ठीक है ना। अब इंक्रीजिंग सीक्वेंस है मेरे भाई, ये प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन a1 लेस देन a2 लेस देन a3, ये सबसेट लिख रहा हूं, मतलब तो तुम्हें पता है कि यूनियन ऑफ ai किसके इक्वल होगा, दिस इज सेम एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, है ना। इनफैक्ट ये थ्योरम भी है कि प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर तुम देखोगे इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ an, ये कंटिन्यूटी थ्योरम बोलते हैं इसको ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ क्या हुआ, ये लिमिट बाहर आ गया, इसीलिए ये जो लिमिट है हमने दोनों तरफ p अप्लाई किया, तो p तो यहाँ होना चाहिए था, तो मैंने p को बाहर क्योंकि थ्योरम से ये बाहर आया। प्रूफ भी है विकरवादी में, इसका पहले चैप्टर में ही है, पहला चैप्टर में देखना इसको प्रूफ है। तो ये हो गया। अब तुम खुद सोचो, लिमिट ये जो क्वांटिटी है ये उसके इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ an, और n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो फिर से मैं यही कह रहा हूँ n टेंड्स टू, मैं जितना छोटा चाहूँ उतना जनरेट कर सकता हूँ। यहाँ पे डिसजॉइंट था, यहाँ पे इंक्रीजिंग था, तो फिर से n टेंड्स टू इंफिनिटी है, चूंकि सम क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो इंक्रीज तो कर नहीं सकता वरना वो फिर डाइवर्स कर जाएगी, मतलब ये वाली सीरीज, तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो यस, तो ये वैल्यू इससे छोटी होगी, इससे बहुत सफिशिएंटली एनी एप्सिलॉन, यहाँ पे कोई भी एप्सिलॉन तू ले लो, एप्सिलॉन मोर देन 0, उससे छोटा जनरेट कर सकते हो एनी। यही क्वेश्चन जैम 2023 में भी आया है, 23 में या 22 में आई थिंक, जैम 2022 में इस तरह क्वेश्चन है, वहाँ एप्सिलॉन लिख के दिया हुआ है, एप्सिलॉन लिख के दिया, सेम क्वेश्चन एप्सिलॉन लिख के दिया हुआ है, 21 साल का है ये, है ना। तो उस तरीके से है, ये 2021 का गेट का है, और जैम 2022 में इसी कॉन्सेप्ट पे बना दिया उसने क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे बना दिया, ये सेम ही वहां पे एप्सिलॉन लिख के दे रखा है जैम 2022 में। तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए ये होल्ड करेगा, मैं इसको जितना छोटा चाहूँ उतना छोटा बना सकता हूँ,
ठीक है जी। तो ये सारे ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है ट्रू, ये फॉल्स स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। अब जैम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ ना, ये जैम 2022 में सेम क्वेश्चन आया है, बस थोड़ा सा उसने इधर उधर किया होगा। ओके नेक्स्ट। हाँ सी ऑप्शन, क्या क्या 26 का सी ऑप्शन, ये थी, 26 का सी। ये हो गया ना। ये हाँ, 26 ये, सी। हाँ तो इसमें मोनो हाँ बोलो। लाइक्लीहुड रिलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मोनोटोन लाइक्लीहुड प्रॉपर्टी, अच्छा लाइक्लीहुड फंक्शन मोनोटोन फंक्शन में तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए। हाँ तो इसकी जरूरत है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये तुम्हारा है ना, एक्चुअली जैम में नहीं है लेकिन चेक कर लो, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करोगे तो क्या आएगा, हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी इन दिस। अच्छा ये एक ऑप्शन तुम बात कर सर रहे ये हो। हाइपोथेसिस से नहीं है पूछ दिया। हाँ उससे कहीं कहीं रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोलना है, क्वेश्चन क्या था कि तुम्हारे पास x1 x2 xn be the random sample from population this where theta is parameter which of the following is not true। तो हालांकि ये ऑप्शन तो यही नॉट ट्रू है क्योंकि ये नॉर्मल पॉपुलेशन है और ये कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि सिंगल पैरामीटर है यहाँ पे और एस्टिमेटर का साइज 2 है, मतलब डायमेंशन 2 है, तो ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हालांकि गलत तो यही है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगर तुम इसका चेक करो क्या होगा, तो ये जैम में तो ये वर्ड यूज नहीं किया, गेट में आई थिंक गेट का ही क्वेश्चन है ना ये। सो क्या मतलब, ठीक है ऑप्शन बी ही फॉल्स होगा, फॉल्स तो ऑप्शन बी ही है, लेकिन फोर्थ इसका मतलब क्या है, बाकी तो ठीक है ना। हाँ एंसिलरी जैम में नहीं है, गेट में है। तो सर उसे एंसिलरी वाले में ऐसा तो कर सकते हैं ना कि मैंने xn माइनस थीटा माइनस x1 माइनस थीटा। हाँ वही लोकेशन चेंज करना है, जैसे अभी तुम्हारा x क्या है, यूनिफॉर्म थीटा टू थीटा प्लस 1 यही ना, तो xi माइनस थीटा को y मान लूं मैं, तो यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगी। तो वैसे ही है इसमें, थीटा यहाँ ऐड करो, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ ऐड, मतलब बैलेंस कर लो। तो xn माइनस थीटा x1 माइनस थीटा, अब xn माइनस थीटा फ्री ऑफ पैरामीटर होगा, x दिस तो होल इज फ्री ऑफ पैरामीटर, बस यही लोकेशन और शिफ्ट चेंज क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। हाँ तो ये तो इसलिए ट्रू है एक्चुअली ऑप्शन, क्योंकि ये एंसिलरी होगा ही। सर इसमें शायद सी वाले में L1 by L0 निकालना है, उसी को दिखा देना है। लेकिन थीटा नॉट थीटा 1 क्या है यहाँ पे, मतलब एच नॉट वो क्या है, पैरामीटर क्या है। सर नीचे वाला शायद ml ही होगा। तो इसमें तुम फाइंड करोगे, अगर इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो क्या आएगी, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे थीटा की पावर n प्रोडक्ट ऑफ xi की पावर थीटा माइनस 1, यही है ना। ओके एंड फिर यहां से तुम फाइंड करोगे क्या, इसका क्या फाइंड करना तुम्हें, एमएलई अगर फाइंड करोगे, दिस हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी इन दिस। सो लाइक्लीहुड फंक्शन ना, एक्चुअली हाँ टेस्टिंग में ये वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे तो टेस्टिंग में कुछ ऐसा यूज किया नहीं है। डेफिनेशन क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन मोनोटोन फंक्शन होने चाहिए उस तरह से कुछ।
जैसे हालांकि ये कोई पावर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वो क्या आएगा, सीडीएफ निकालोगे एक्स की पावर थीटा आएगी ना शायद, क्या जाएगी सी डी है ना, उस तरह से कुछ आएगी, एक्स की पावर थीटा आ जाएगी। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। वैसे तो ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का है ना, एक्चुअली क्या होता है ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, हाँ या ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के लिए क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल लॉग, तो लॉग लोगे तो थीटा प्लस 1। तो ये थ्योरम है कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल फैमिली हैज द लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, ये एक रिजल्ट है। तो उससे हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियल फैमिली का कोई भी मेंबर होगा तो उसमें मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी वो। हालांकि ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट कैलकुलेट करने में इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस केस में इसका पावर मैक्सिमम होता है ना, उस केस में जो आएगा मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग में। तो गेट में स्पेशली ज्यादा आएगा ये, थोड़ा एग्जाम में इतना लेवल का नहीं है। जैम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें ये वर्ड यूज किया हो, क्योंकि जैम में है नहीं ये वर्ड। तो एनीवे तो ये थ्योरम ठीक है। वही है, मतलब जो रेशियो है एक्चुअली जो तुम कह रहे थे ना L1 अपॉन ये, मतलब जो डेफिनेशन यहाँ लिखा है कि लाइक मोनोटोन लाइक्लीहुड प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द रेशियो ऑफ टू पीडीएफ्स, मतलब fx और gx दो पीडीएफ है एंड दैट विल हैव मोनोटोन लाइक्लीहुड प्रॉपर्टी, उसका रेशियो जो है मोनोटोनिक होगा। तो रेशियो मोनोटोनिक मतलब क्या हो गया कि मान लो f अपॉन g फंक्शन है वो मोनोटोनिक होनी चाहिए, मतलब x1 मोर देन इक्वल टू x2 है तो f अपॉन g x1 शुड बी मोर देन इक्वल टू f अपॉन g x2, इस तरीके से। कुछ क्रिटिकल रीजन का कुछ या हाँ क्रिटिकल रीजन को तो ऐसे ही कुछ करके निकालते हाँ वो आगे आएगा। क्रिटिकल रीजन वही होता है लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 अपॉन h1, हाँ फिर उससे वो मोर देन इक्वल टू है ना, अगर h0 अपॉन h1 ले रहे हो तो लेस देन इक्वल टू k होगा, है ना, नल अपॉन अल्टरनेटिव कर रहे हो तो लेस देन इक्वल टू k आएगा। वो क्रिटिकल रीजन वैसे निकलता है, यस वहाँ लाइक्लीहुड का रेशियो लेते हैं तो वो फंक्शन मोनोटोनिक आना चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है, आई थिंक अगर कह रहा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होने चाहिए रेशियो का, है ना। ठीक है ना ये, हाँ क्या बोल रहे हैं कुछ बोल? और बता देना 27 बता दो। अच्छा ठीक है, इसमें जो थ्योरम मैं बता रहा था वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली है मोनोटोन लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है ना। ये थ्योरम है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर होगा उसमें ये प्रॉपर्टी होगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है मतलब थ्योरम हो गया। तो अगर कोई भी ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली का है तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है सो दैट विल हैव मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, इट विल होल्ड, ठीक है ना। तो तुम्हें अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, रेशियो निकाल के, है ना, वो अलग से लाइक्लीहुड रेशियो फाइंड करके इनके चेक करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली बता रहा है कि एक्सपोनेंशियल फैमिली का जो भी पीडीएफ होगा दैट विल हैव मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी इन द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स Tx। तो इसमें क्या है, सफिशिएंट इसका क्या होगा, अच्छा इसीलिए ये लिखा है ना। थ्योरम जो है कह रहा है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है दैट विल हैव मोनोटोन लाइक्लीहुड प्रॉपर्टी इन द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स Tx। तो यही कर दिया इसने कि एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, दिस विल हैव मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी इन प्रोडक्ट ऑफ xi। ये सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा क्योंकि आप क्या यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो लाइक्लीहुड फंक्शन वही आएगा थीटा की पावर n प्रोडक्ट xi की पावर दिस, और जो हमारे पास मतलब एक्सपोनेंट क्या है फैक्टराइजेशन थ्योरम से प्रोडक्ट xi सफिशिएंट है। ये थ्योरम एक्चुअली है ना, थ्योरम का स्टेटमेंट है, एक्सपोनेंशियल फैमिली विल हैव, है ना, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी इन द सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है।
और इसका बाद में यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, जो कि कार्लिन रूबिन थ्योरम है, जो गेट में है, जैम में नहीं है ना। जैम में जनरली वो क्वेश्चन है सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस का है, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्वेश्चन, है ना। उससे है कि यहाँ पे ना कार्लिन रूबिन थ्योरम जो है कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट में यूज होता है ये, और ये कहता है कि एग्जैक्टली सेम टेस्ट इज आल्सो ओके, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू दिस। ठीक है, इसको अभी डिस्कस करेंगे टेस्टिंग में। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ना फाइनली। चलो, तो वो थ्योरम से आ गया मतलब ये। नेक्स्ट 27 में इसका वेरिएंस कैसे आएगा सर, मालूम कैसे होगा था? हाँ, तुम ये बताओ यहाँ पे क्या है तुम्हारा Sn, हमेशा एक बार इसको समेशन xi स्क्वायर, और xi कहाँ से आ रहा है, नॉर्मल से आ रहा है, मीन 1 वेरिएंस 4, है ना। तो पढ़ा तो है तुमने, तो वेरिएंस Sn इज दिस, देन वैल्यू ऑफ दिस, ओके आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। वो नॉर्मल की प्रॉपर्टी पता है ना तुम्हें, x माइनस न्यू कि पावर n वाला, हाँ, अगर ऑड पावर है तो मीन 0 आएगी, है ना, और इवन पावर है तो 1 इंटू 3 इंटू 2n पावर है तो 1 इंटू 3 इंटू 2n माइनस 1 तक, तो वही यूज हो जाएगा। देखो क्या दिक्कत है, उसमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे ना। सिमेट्री और 0 कर देंगे पहले माइनस। अरे तो क्या ही दिक्कत है यहाँ पे, देखो ना, इसको तुम पहले लिख लो, इसका वेरिएंस Sn इज n टाइम वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर, आईडी है ना, तो Sn का वेरिएंस क्या हो गया, n टाइम वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 की पावर 4 के टर्म में आ जाएगी मीन में। अगर मैं इसको लिखूं, चलो मैं करके दिखाता हूँ, तो देखो इसे सॉल्व करना पड़ेगा ना, जो लोग घर पे नहीं अभी सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जाम में यही सब मिलेगा, और वहाँ बहुत टाइम लगेगा सोचने में, अगर यहाँ से नहीं करके जाओगे तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो इस तरह के ही यूज होंगे। चलो इसको रहने दो वहीं पे। देखो, सो ये कह रहा है कि हमारे पास जो xi's हैं, द xi's आर नॉर्मल 1,4 IID हो गया, एंड Sn जो है समेशन xi स्क्वायर है। तो चलो E ऑफ Sn तो बहुत आसान है, E ऑफ Sn इज n टाइम E ऑफ x1 स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो n टाइम E ऑफ x1 स्क्वायर क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ x1 4 प्लस मीन स्क्वायर, तो ये 5n आ गया। ओके, मुझे वेरिएंस ऑफ Sn चाहिए, सो n टाइम वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर, चेक कर लो, आईडी है ना, इसीलिए। सो n टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ, या तो मैं एक काम करूं, इसको देखो कई सारे तरीके हैं, एक काम कर सकते हैं, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करके नॉर्मल के जैसा बनाए इसको। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 टू द पावर 4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर, चलो वही यूज कर लेते हैं, तो मतलब अप्रोच और भी हो सकते हैं, ठीक है अभी इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हम निकाल ही सकते हैं ना, ये तो आ जाएगा। देखो, सो यहाँ से मुझे जो E ऑफ x1 स्क्वायर, चलो वो तो अभी निकाल लिया मैंने, E ऑफ x1 स्क्वायर ये 5 आया था, ठीक। तो चलो इसको थोड़ा सा अगर मैं रिड्यूस करूं, तो n टाइम एक्सपेक्टेशन x1 की पावर 4 माइनस, इसको पुट कर देता हूं, ये 25 हो गया। ओके है, अब ये चाहिए तो ये आ जाएगा वहां से। देखो यहाँ से एक्सपेक्टेशन x1 माइनस 1 अपॉन 2, इसकी पावर 4 किसके इक्वल आएगी, 1 इंटू 3, ये तो पुट कर ही दिया, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये हो गया 3। अब यहाँ से क्या तुम E ऑफ सिंप्लीफाई करके नहीं निकाल पाओगे, देखो तो 3 0, 3 यहाँ से नहीं आ जाएगी, फिर E ऑफ x1 मतलब, हाँ तो कोई बात नहीं, जैसे देखो E ऑफ x1 मुझे पता है 1, E ऑफ x1 स्क्वायर मुझे पता है 5, E ऑफ x1 क्यूब, यही तुम्हें डर लग रहा है ना, ये कहाँ से आएगा, ये तो चाहिए बस, 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, ये चूंकि वो नॉर्मल 0 1 नहीं है तो ये 0 नहीं होगा, तो यहाँ से आपको कोई बात नहीं, यही यूज कर लेते हैं सेम थिंग,
हाँ वही सेम यूज करना तो वैसे यूज करके आ जाएगा यू ऑफ x1 की, क्या दिक्कत है देखो। सो अच्छा इसी में मैं कर देता हूँ छोटा करके इसको, देखो तो क्या है कि अगर मैं लिखूं e ऑफ x1 माइनस 1/2 का क्यूब, तो ये कितना होगा सर 0 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल बना दिया ना मैंने अभी वो नॉर्मल था, तो मैं पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाया, यहाँ भी स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाया, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल बना दिया, 0 हो गया। इसको खोलो जरा, e ऑफ x1 माइनस 1 का होल क्यूब इज 0, e ऑफ a माइनस b होल क्यूब यूज कर लो, क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें x और x स्क्वायर का मीन पता है, तो यहाँ से e ऑफ x क्यूब आ जाएगा, x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर, ठीक है ना। चेक करो भाई एक बार क्या होगा, प्लस a क्यूब क्या होता है आगे, माइनस b क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, हाँ वहाँ पे प्लस होगा, प्लस 3। ये प्लस और फिर यहाँ पे नहीं माइनस, सर, सेकंड वाला माइनस होगा, x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 3। हाँ वही पूछ रहा हूँ, एक बार देख लो फॉर्मूला, प्लस 3x, 3 स्क्वायर भी, हाँ 3, स्क्वायर भी। तो एक मिनट मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, रुको। तो ये जो मुझे याद है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, फाइन। चलो इसको यूज कर लेते हैं, चलो तो a क्यूब माइनस 1 माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम x1 1 स्क्वायर, तो वही बात है, ये हो गया। अब मुझे x1 स्क्वायर और x1 का मीन 1 है, x1 स्क्वायर का मीन 5 है, तो वो यूज कर लेते हैं। और ये टोटल 0 है एक्चुअली, तो जब टोटल 0 है तो e ऑफ x1 क्यूब की जरूरत है, माइनस 1 उधर गया प्लस 1, ये माइनस 3x1 स्क्वायर इधर गया 3 इंटू 5, और ये माइनस 3 इंटू 1 इधर भेज दिया सबको, तो आ गया 15 माइनस 3 12 प्लस 1 13, तो ये हो गया। अब e ऑफ x1 क्यूब मुझे मिल गया 13, है ना, थोड़े से फर्ज करोगे आ जाएगा। अब यहाँ से इसको यूज कर लेते हैं, देखो तो यहाँ से आ गया e ऑफ x1 माइनस 1 की पावर 4 बराबर 3 टाइम 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, तो ये है e ऑफ x1 माइनस 1 की पावर 4 बराबर कितना 48। अब ए बाइनोमियल लगाओ यहाँ पे, कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत है ना, तो यही जरूरत है तो लगाओ यहाँ पे, कोई दिक्कत, यही तो कैलकुलेशन करवाना चाहता है तुमसे वो। तो a माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला यूज कर लो, तो यहाँ से सिंप्लीफाई होके x1 की पावर 4 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि मुझे ex भी पता है, ex स्क्वायर भी पता है, ex क्यूब भी पता है, अब तो ex क्यूब 13 आ गया, तो यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लो a माइनस बी का पावर 4, वो यूज कर लेंगे, तो उससे ex आ जाएगा भाई, हाँ सर आ गया। हाँ तो आ गया। अब वो यहाँ रख देंगे, तो आ गया वेरिएंस भी, तो वही कैलकुलेशन तुमसे करवाना भी चाह रहा है वो। कितना आया ये किया कैलकुलेट, तो यहाँ क्या होता है 4 है ना, उस तरह से ब्रेक कर लो उसको, कर लेना ठीक है, तो ये आ जाएगा, उसके बाद पुट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट खत्म हो गया क्या, है ना। जी तुम कल ही कर रहे थे, कंप्लीट करो भाई, असाइनमेंट एक बार सारा है ना। खत्म इसमें डाउट, 41 41 कह रहा है कि -1 this be the realization of the random sample of size 5, तो x1 x2 x3 x4 x5 की वैल्यू 5 भी रखी है, ठीक है। नॉर्मल म्यू गिवन है, म्यू है हाफ गिवन है, सिग्मा स्क्वायर ये है तुम्हारे पास, t be the unbiased estimator of sigma square whose variance attains the Cramer or lower bound। ओके तो ऐसा कौन सा है बताओ भाई, ऐसा कौन सा एस्टिमेटर है जो क्रैमर और लोअर बाउंड का अटेन करता है,
सिग्मा स्क्वायर के लिए? फर्स्ट स्क्वायर एस स्क्वायर यूएम भी हुई है लेकिन अटेन तो नहीं करेगा। अच्छा रुको, क्या बोल रहा है ये? देन बेस्ड ऑन द एबव डेटा द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द टी, देखिए यहाँ म्यू नोन है ना, म्यू नोन है तो वो आ जाएगा एक्चुअली, म्यू नोन है ना, जब म्यू अननोन होता है तो यहाँ पे वो नहीं होता है, मतलब जब म्यू अगर अननोन है तो एस स्क्वायर का एक्चुअली जो तुम्हारा वो आएगा वेरिएंस आएगा, उस केस में दैट विल नॉट बी द इक्वल टू क्रैमर और लोअर बाउंड। बट यहाँ पे म्यू नोन है तो नोन वाले केस में यूएम भी तुम्हारा आएगा, अब इसको है ना प्रूफ करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे लग रहा है आंसर वो आ जाएगा 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। उसका वेरिएंस कम होता है कैपिटल एस स्क्वायर। रुक जाओ, यहाँ पे म्यू नोन है तो अगर मैं बात करूं कि सर कैसे बताया आगे जो स्टेटमेंट बोला कैसे है? हाँ उसको एक बार कल प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, म्यू नोन है ना, तो म्यू जब नोन है तो तुम्हारा क्या एस्टिमेटर बनता है 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जो अभी ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ पे म्यू तो हमारा नोन है तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, मुझे क्या करना है एक्चुअली, एक एस्टिमेटर चाहिए जो अनबायस्ड हो जाए, ठीक। तो इसका अगर तुमसे एक्सपेक्टेशन पूछूं तो क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो है ना, क्योंकि म्यू नोन है इसीलिए। म्यू नोन नहीं होता तो इसको मैं चाहूँ तो है ना वो कर सकता हूँ अपॉन सिग्मा और इंटू सिग्मा, मतलब ये मैं अगले स्टेप में करता हूँ। देखो तो इसको मैं लिखूँ 1/n समेशन xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, और यहाँ सिग्मा स्क्वायर लिख दो। तो जब तुम इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1 हो जाएगा तो ये पूरा काई स्क्वायर n हो गया। जब तुम मीन निकालोगे तो काई स्क्वायर n का मीन n आएगा। तो जब इसका मैं एक्सपेक्टेशन लिख रहा हूँ t का, तो सिग्मा स्क्वायर बाई n आएगा इंटू n सिग्मा स्क्वायर, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। और जब म्यू नोन है तो यही वाला यूएम भी हुई है, और जब म्यू नोन नहीं है तब जाके व्हेन म्यू इज नॉट नोन तब जाके एस स्क्वायर तुम्हारा जो है 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, दिस इज यूएम भी हुई ऑफ सिग्मा स्क्वायर। और इस केस में इसका वेरिएंस CRLB से ज्यादा होता है। इस केस में जब म्यू अननोन है तब, म्यू जब नोन नहीं है तब। अब तुम चाहो ये कैसे है, हम इसको ट्राई प्रूव कर सकते हैं, है ना। और उसमें स्मॉल एस स्क्वायर का वेरिएंस कम आ जाता है ना कैपिटल एस स्क्वायर से। हाँ वहां पे वो चलो अनबायस्ड ही नहीं है तो वैसे भी यूएम भी नहीं हो सकता, तो उसमें तुम चेक कर सकते हो। तुम जो स्मॉल एस स्क्वायर कहना चाहते हो ये तुम्हारा n लेते हो तुम, तो n माइनस 1 अपॉन n हो जाता है ना, एस स्क्वायर आ जाएगा, है ना। कैपिटल स्मॉल एस स्क्वायर इज दिस कैपिटल एस स्क्वायर। तो यहां से तुम अगर वेरिएंस लोगे तो क्या आएगा, हाँ ठीक, तो कम ही रहेगा ना, तो फिर तो कम ही हो जाएगा, हाँ कम ही रहेगा, है ना वो चीज है। लेकिन वो अनबायस्ड नहीं है तो उससे कोई कंपैरिजन होगा ही नहीं। कंपैरिजन होता है बिटवीन अनबायस्ड एस्टिमेटर्स एक्चुअली। जब यूएमबी फाइंड कर रहे होते हैं तो जितने भी अनबायस्ड हैं उसमें से मुझे स्मॉलेस्ट वेरिएंस वाला ढूंढना होता है। बायस हो सकता है ऐसा बायस एस्टिमेटर हो जिसका वेरिएंस यूएमबीयू से ही कम आ जाए, ऐसा हो सकता है जो बायस एस्टिमेटर होगा। लेकिन अनबायस्ड में जो स्मॉलेस्ट वेरिएंस वाला है वो यूएमबीयू ही है। तो इसमें पुट कर लो जरा डेटा, आई तुम्हारा 5 तक देखो आंसर आता है, मैच करेगा। इसमें क्या करो, आई n को 5 रखो, n तुम्हारा 5 दे रखा है, n को 5 रखो, म्यू की जगह हाफ दे रखा है, सो n 5 है, म्यू 1/2 है, और x1 x2 x3 x4 दे रखा है। तो x1 माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस हाफ होल स्क्वायर एंड सो ऑन, 1/5 बाहर है, पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द UMU and mu is known. This is UMVUE of sigma square when mu is known. mu known है तब, है ना।
कब? व्हेन म्यू इज नोन। हाँ बोलो। बोथ अगर अननोन हो जाए तो? बोथ अननोन ही है, यही बोल रहा हूँ। बोथ अगर अननोन, ये केस है बोथ अननोन है यहाँ पे, तो x बार जो है यूएम म्यू ही होता है म्यू का, और एस स्क्वायर यूएम म्यू ही है सिग्मा स्क्वायर का। बोथ अननोन है तो। और आपने वो 1/n-2 बताया था, वो क्या था? हाँ वो जब म्यू अननोन है तभी ना। एस देखो, एस स्क्वायर का एग्जिस्टेंस तभी है, एस स्क्वायर तभी एग्जिस्ट करेगा जब म्यू अननोन है। अगर म्यू नोन है तो एस स्क्वायर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हम एस स्क्वायर यूज तब थोड़ी करेंगे, तब हम ये यूज करेंगे जब म्यू नोन है। तो मेरा ये बेटर एस्टिमेटर है जब म्यू नोन है, तो उस केस में क्योंकि म्यू नोन है ना, तो ये एस्टिमेटर यूज होगा। जब म्यू नोन नहीं है तब ये यूज होता है। म्यू अननोन है तब म्यू की जगह एक्स बार लेंगे। जो चीज मुझे पता है उसको हम क्यों अंदाजा लगाएंगे? एस्टिमेट करने का मतलब क्या? वी आर गेसिंग और वी आर जस्ट प्रोपोजिंग सम वैल्यू, कि हम बता रहे हैं कि एस्टिमेट या अप्रोक्सीमेटिंग समथिंग। तो जो मुझे एग्जैक्टली पता है उसको क्यों अप्रोक्सीमेट करेंगे हम, या क्यों उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे? तो यहाँ म्यू एक्स बार से एस्टिमेट किया जा रहा, बिकॉज वी डोंट नो म्यू एक्चुअली। जब म्यू जानते हैं तो हम क्यों एस्टिमेट करेंगे? और जैसे कल आपने बताया था कि अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है 1/n-2 समेशन yi-5 प्रेडिक्टेड वाला, वो सिग्मा का। हाँ, वहाँ दो अननोन पैरामीटर है, तो जब दो अननोन पैरामीटर, वहाँ पे दो पैरामीटर्स है ना, म्यू नॉट एंड बीटा नॉट एंड बीटा 1, तो इस वजह से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर जो है तुम्हारा, वो काई स्क्वायर 2 आ जाए, काई स्क्वायर n-2 आ जाएगी। ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 आएगी वहाँ पे, वो चेक करना पड़ेगा। तो वो आगे की थ्योरी है, वो तुम्हें जैम में अब नहीं आएगा एक्चुअली वो चीज़ें। सो वो तब सिलेबस में रहा होगा थ्योरेटिकल उस तरह से। सो वो जो 1/n-2, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे यहाँ पे क्यों ऐसा n-1 क्यों लिया गया है? क्योंकि जब तुम डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो n-1 एस स्क्वायर बाई इसमें ना काई स्क्वायर n-1 बनता है अनबायस्ड बनाने के लिए। तो वहां भी अनबायस्ड बनाने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 में जाती है, तो इसलिए 1/n-2 लिया गया अनबायस्ड बनाने के लिए। तो यहाँ भी n-1 n क्यों नहीं लिया? अगर n ले लेगा तो ये अनबायस्ड नहीं रहेगा, तो अनबायस्ड होने के लिए यहाँ n-1 लिया गया है। तो वही लॉजिक वहां भी है, 1/n-2 समेशन yi माइनस है ना y कैप स्क्वायर दिया गया, बिकॉज वो कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 में जाएगी, बिकॉज ऑफ 2 पैरामीटर्स वहां पे हैं इसीलिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन, पेज 8 पे 24 पेज 8। अच्छा जाओ 8 पे, 8 पे 24 सर। ये हाँ, तो इसमें मतलब यही करना है ना कि लाइक्लीहुड फंक्शन हम पहले लिखे, उसको del y del थीटा को 0 करें, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो तुम्हारा आंसर आए वो हाफ से 1 के बीच आना चाहिए। जो भी देखो यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू क्या क्या दे रखी है, 0.9, 0.5, 0.01, 0.95। अब देखो यहाँ, अच्छा ये तो ऑब्जर्व वैल्यू है, एक्स की वैल्यूज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्साइज की वैल्यूज हैं। लेकिन जो तुम्हारा एमएलई निकल के आएगा, एमएलई हमेशा पैरामीटर का मेंबर होना चाहिए, पैरामीटर स्पेस का। तो ये पैरामीटर स्पेस है यहाँ पे, तो इसका आंसर 0.5 और 1 के बीच ही आना चाहिए। सेम ही कॉन्सेप्ट है, तुम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, लॉग लेना है तो लॉग ले लो, और डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, तो आ जाएगा थीटा की जो वैल्यू आएगी। वो अगर मोर देन 1 आती है तो चेक करो किस पॉइंट पे मैक्सिमा एडजस्ट करेगी लाइक्लीहुड का। उसमें सर मेरा एक आ रही है, एक नेगेटिव आ जा रही है, और एक आ जा रही है 1 से ज्यादा 1। नहीं, तो एक्साइज अगर इसमें है तो थीटा की वैल्यू तो वो सब रिजेक्ट करो जो इसके बाहर आ रही है, नेगेटिव वाला जैसे ही आउट हो गया तुम्हारा जो इसमें हाँ जैसे एक्सटेंड समेशन ऑफ xi आया, तो मैंने xi को पहले प्रोडक्ट किया, उसके बाद उसको एलिमिनेट किया, हाँ, तो उसके इसमें 1 से ज्यादा चला जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं होगा, तो वो आउट हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन इज कॉल्ड द एमएलई। जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना इस इंटरवल के बीच का, ये मुझे डोमेन दे रखा है लाइक्लीहुड फंक्शन का, तो डोमेन में ही फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगी। तो हो सकता है वो डिक्रीजिंग आ रहा होगा। देखो
लाइक्लीहुड फंक्शन लिखूंगा यहाँ पे मैं, सो थीटा इंटू 1 माइनस थीटा की पावर n प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इस पूरे की पावर 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस थीटा। ठीक, ये आएगा। अब इसमें मैं लॉग लगा देता हूँ, तो अगर मैं लॉग लगा दूँ इसमें, चेक कर लो मैंने कैलकुलेशन गलत लिखा था ना, तो प्रोडक्ट एक्स आई पावर ई पूरा आ गया, ओके है। ऑर्डिनल वैल्यूज बाद में यूज करेंगे। चलो, तो मुझे पूछ रहा है एमएलई एस्टीमेट ऑफ थीटा बेस्ड ऑन दिस, ओके। तो इसको लॉग ले लो, सो लॉग कैपिटल एल एन लॉग थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस थीटा लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, तो समेशन लॉग ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n, चेक कर लो। तो ये हो गया। अब तुम क्या करो, इसको स्मॉल एल थीटा नाम रख देते हैं। अब तुम इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो स्मॉल एल है ना, ये एल थीटा है। अब इसको डिफरेंशिएट करो तुम थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ n तो एज इट इज लॉग का 1 अपॉन थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा 1 अपॉन दिस इंटू इसका कोसेंट रूल से 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा का 1 तो 1 माइनस थीटा माइनस, तो ये प्लस थीटा ही आ जाएगा। चेक करना कोसेंट रूल, u का डेरिवेटिव 1 b एज इट इज प्लस v सॉरी माइनस, फिर v का डेरिवेटिव -1 तो प्लस हो गया इंटू u, ओके। प्लस यहाँ से ही 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर u अपॉन v ना, तो u का डेरिवेटिव 2 v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव -1 u एज इट इज। प्रोडक्ट में ये कांस्टेंट है, log xi इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जरा सिंप्लीफाई करो इसको अब, तो ये जो l डैश थीटा आ रही है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा, और यहाँ से थीटा थीटा कट गया तो 1 अपॉन 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर, प्लस उसको सिंप्लीफाई करो 2 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा कैंसिल, सो 1 बाई 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर समेशन लॉग ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n। एंड यहाँ से आप अगर सिंप्लीफाई करो तो इसको चलो आप जीरो पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, एल सीटा आ चुका है ना, तो जीरो पुट कर देते हैं, तो इक्वल टू 0 कर देते हैं इसको। तो क्या आएगी जरा ध्यान से देखो अब, तो यहाँ से एक तो 1 माइनस थीटा आउट हुआ है, चलो थोड़ा लिख देता हूँ एक बार, फिर जीरो पुट करता हूँ। सो एल डैश थीटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आया, n अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा प्लस समेशन ऑफ लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to n अपॉन 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा क्या, उसको उधर भेज दो किसी एक को, तो समेशन लॉग एक्स आई अपॉन 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू n अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो कैंसिल मत करो, कैंसिल कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं कैंसिल कर दूं तो क्या होगा, तो यहाँ से कैंसिल करने मान लो थीटा 1 है या तो इस दिस इंप्लाइज थीटा इज 1 और बचा क्या समेशन लॉग एक्स आई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करता है तो वो 1 माइनस थीटा कॉमन आता, तो इसलिए मैं थीटा इज 1 लिखा है। और सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो रेसिप्रोकल कर दो इसको, मुझे बेटर लगा। थीटा डोमेन में 1 है ही नहीं, अच्छा 1 है ही नहीं, तो ऐसे ही आउट हो जाएगा फिर, तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। तो यहाँ से तो यहाँ पे समेशन लॉग एक्स आई अपॉन 1 माइनस थीटा, और ये आपका n अपॉन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ गया n माइनस एन थीटा इज इक्वल टू थीटा टाइम समेशन लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to n, थीटा वाला एक्स आई लॉग उधर भेज दो उसको, सो n अपॉन जब उधर थीटा ले जाओगे तो बचेगा n प्लस समेशन लॉग एक्स आई, ये है थीटा, यही होगा एमएलई, चेक करो, पुट करो जो वैल्यूज दे रखी यहाँ पुट करो। क्या है यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आई है तुम्हारी n अपॉन n प्लस समेशन लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to n। अब चेक करो n तुम्हारा क्या है, सैंपल साइज 4 का है, तो n को 4 रखो, x1 की जगह 0.90 रखो, x2 की जगह
0.5 रखो, x3 की जगह 0.01 रखो और x4 की जगह 0.95 रखो। कैलकुलेटर यूज करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, पुट करो, ये आएगा। आ गया। ठीक है ना। कैलकुलेशन ठीक से करना है। तो यहाँ मैंने किया क्या है, मैक्सिमा फाइंड किया है। क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया तो वो मैक्सिमा होगा क्योंकि आंसर पूछा है। अदरवाइज वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ से हम, है ना। तुम अगर देखोगे तो अगर साइन स्कीम बनाओगे, अगर तुम्हें दिखाना हो साइन स्कीम फॉर एल डैश थीटा, तो ये अगर नंबर मान लो थीटा कैप है तो थीटा कैप के आगे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, थीटा कैप के पीछे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा होगा, इसलिए मैक्सिमम मिला। तुम चेक भी कर सकते हो, वो यहाँ से दिख जाएगा। डिफरेंस लोगे ना तो यहाँ से दिख जाएगा। तो इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो ये जो है दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और बताओ बाकी सबके हो गए हमारे? कितने एकदम फास्ट फास्ट सारे सब लोग असाइनमेंट कर लिए हैं, लेकिन डाउट कुछ ही लोगों को आ रहा है। इसका मतलब कुछ लोग अभी पीछे हैं। तो एस्टिमेशन के सारे असाइनमेंट हो गए? नहीं सर, मैं नहीं हूँ। हाँ तो करो ना, कब तक करोगे? दिन में कितना टाइम रहता है? तो फोन बंद कर दो, फोन बंद करके। अच्छा, फिर एक बच्चा बोलेगा सर फोन में ही तो करते हैं, वो राजा बोलता है सर फोन से ही तो करते हैं, फोन बंद करते हैं तो कैसे होगा, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। अच्छा तो है ना, क्योंकि फोन बहुत डिस्ट्रैक्शन है, मेरे लिए भी बहुत है, बच्चों को टेक्स्ट आते रहते हैं। तो अब मैं आजकल बंद करके पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि वो ना कोई ना कोई टेक्स्ट या कॉल करता ही रहता है, तो ऐसा है। हाँ चलो, अगर हो गया तो किसी को कुछ पूछना है एस्टिमेशन में? खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते। एक्चुअली मुझे ना अभी मुंबई जाना था, ठीक है, देखता हूँ इसको मैं कंप्लीट करके सोच रहा हूँ जाऊँ, तो देखते हैं इसको कंप्लीट हो जाए तो। ना तो जो चलो कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे 25 को जाना है मुंबई, तो मैं उससे पहले सोच रहा था कंप्लीट हो जाए। तो आज तो स्टार्ट हुआ नहीं, 22, 23, 24 कोई नहीं, एक दो क्लास वहीं से लेंगे। तो अभी ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में ये स्टार्ट करते हैं कल से। हालांकि तो नल अल्टरनेटिव एक क्लास में हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्रिटिकल रीजन तक, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, साइज, पावर, ठीक है, ये पी वैल्यू तक डिफाइन अगर करना है तो डिफाइन टर्म्स को डिफाइन कर देंगे। फिर है ना, क्या मतलब मेन तो हर टर्म का मीनिंग जानना है, पहले आपको मीनिंग जानना है। क्वेश्चन तब करो जब मीनिंग पता हो टर्म की। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, सिंपल कंपोजिट में भी क्वेश्चन आए हैं जैम गेट में, लास्ट ईयर ही आया है। सिंपल क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, क्रिटिकल रीजन का डेफिनेशन क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, साइज क्या है, पावर ऑफ टेस्ट क्या है, पी वैल्यू क्या होती है ना। अक्सर बच्चों को डाउट रहता है पी वैल्यू में और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, है ना, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या होता है, मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है, तो हालांकि सेम ही है ना। किसी टेस्ट के पास क्रिटिकल रीजन है, तो जिस टेस्ट के पास मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है वही टेस्ट मोस्ट पावरफुल है। इस तरह से यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है। फिर नेमन पियर्सन लेमा क्या है, मतलब प्रूफ नहीं देखना है, बस स्टेटमेंट इसका बहुत यूज है। सो नेमन पियर्सन लेमा क्या है, फिर इससे एप्लीकेशन टू कंस्ट्रक्ट द मोस्ट पावरफुल एंड यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर द पैरामीटर ऑफ, अब देखो सिंगल पैरामीटर पैरामीट्रिक फैमिलीज। तो जो भी तुम्हारे एग्जाम में नेमन पियर्सन लेमा पे क्वेश्चन आएगा वो सिंगल पैरामीटर फैमिली वाला होगा। मतलब नॉर्मल भी अगर आता है तो म्यू या तो गिवन होगा या सिग्मा स्क्वायर गिवन होगा, क्योंकि दो पैरामीटर दोनों अननोन नहीं होंगे, एक ही अननोन होगा उसमें, जैसे ये कह रहा है सिंगल पैरामीटर पैरामीट्रिक फैमिलीज। फिर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर द पैरामीटर ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है। तो गेट में जाके वो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है जैम में, तो आएगा भी नहीं, तो गेट में है। तो यहाँ बस तुम्हें लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालना आना चाहिए, है ना। और इसी से जो आता है ना वो नेमन पियर्सन लेमा, ये तो कहता है ना कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो भी क्रिटिकल रीजन मिल रहा है सिंपल वर्सेस सिंपल में, वो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। तुम्हें अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेमन पियर्सन लेमा मतलब एक थ्योरम है जो गारंटी देता है कि जो तुम्हारा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन आएगी वही मोस्ट पावरफुल है। तो तुम्हें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है अलग से। ये मतलब हालांकि टॉपिक छोटा सा ही है, लेकिन 3, 4, 5 क्लास तो लगेगा कम से कम, क्योंकि मैं स्लो पढ़ाता हूँ ना, तो इस तरीके से।
हाँ संडे को क्लास रख लेंगे, देखते हैं संडे को 6 to 9 डाउट कर लेंगे, 9 to 11 थ्योरी कर लेंगे, क्योंकि इस महीने कंप्लीट भी करना है मुझे समाओ, 9 दिन तो है। तो अगर मैं मुंबई जाता भी हूँ तो ऑनलाइन क्लास लैपटॉप से होगी, जैसे अभी टेस्ट लिया था ना, वो लिया था, टेस्ट डिस्कशन लिया था मैंने भी पिछले संडे, तो उसी क्लास होगी तो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में ये स्टार्ट करते हैं कल, होपफुली हो जाएगा। फिर 1 तारीख से मुझे वापस PYQ सीरीज स्टार्ट होगा। तो ओके, आई थिंक अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, गुड नाइट, आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, चलो बाय।